नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर कुमार यादव। इस समय पूरे लेफ्ट लिबरल बिरादरी तथा कथित जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और जो हिंदू विरोधी हैं और वो हिंदू विरोध में राष्ट्र विरोध तक जाते हैं, ऐसे सब लोगों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। क्यों? उन्होंने सच बोल दिया। सच उनसे सुना नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस शेखर कुमार यादव आमंत्रित थे। उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हाल में लागू ही होना चाहिए। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये समानता को बढ़ावा देता है, ये देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा है। उन्होंने कुछ और भी कहा। उन्होंने कहा कि जो इस धरती को, इस देश को अपनी माँ मानता है, उसका सम्मान करता है, वो सब हिंदू है। लेकिन जो मुसलमानों में कट्टरपंथी तत्व हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा, देश तो बहुसंख्यकों की भावना के आधार पर ही चलेगा। आप परिवार में देख लीजिए, आप समाज में देख लीजिए, जिनकी संख्या ज़्यादा है उसके हिसाब से चलता है। अब इस पर बड़ा ऐतराज़ हो रहा है। इसको हेट स्पीच बताया जा रहा है। सनातन धर्म को बीमारी कहने वाले लोग वो हेट स्पीच में नहीं आते। उनके खिलाफ आपको एक आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। इस लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, जो अपने को लिबरल कहता है, हालांकि मुझे लिबरल बोलने में इनको बड़ा कष्ट होता है कि लिबरलिज्म की किसी भी परिभाषा के अनुसार ये लिबरल नहीं है। ये दरअसल घोर कट्टरपंथी है। ये अपने विरोध में कोई भी बात, कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं है। इनका समर्थन कीजिए तो आप लिबरल हैं, अगर आप इनका विरोध करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, आप हेट स्पीच वाले हैं, और जाने क्या क्या जो है विशेषण दिए जाते हैं। तो इस समय निशाने पर जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मंगाई और मंगलवार यानी कल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बुलाया है जस्टिस शेखर कुमार यादव को, उनसे बातचीत करने के लिए। पूछताछ भी कह सकते हैं या बातचीत कहना ज़्यादा ठीक होगा। उनके खिलाफ 55 सांसदों ने राज्यसभा में इम्पीचमेंट का नोटिस दे दिया है। अब आप देखिए कि किस तरह से सच बोलने वाले को डराने की कोशिश होती है। आप इम्पीचमेंट के इधर, खास तौर से इन 10 सालों में जितनी कोशिशें हुई हैं किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ, आपको उसमें एक एजेंडा नजर आएगा। और एजेंडा है कि जो सच बोल रहा है या बोल सकता है, जिसके बारे में ये संभावना हो, उसको चुप कराओ, उसको बोलने मत दो। तो जस्टिस शेखर यादव के साथ यही हो रहा है। लेकिन इस पे मोर्चा संभाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शुक्रवार को मुंबई में वो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे। उन्होंने जस्टिस शेखर कुमार यादव का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक जज ने सही बात बोली है तो उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, डराने की कोशिश हो रही है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया भर में बहुसंख्यकों की भावना का सम्मान होता है। तो इसमें गलत क्या बोला? और अगर ये बात कोई बोलता है तो क्या ये अपराध हो गया? उन्होंने कहा कि जो जनतंत्र की बात करते हैं, संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लेकिन 2 तथ्यों पर नज़र डाल लीजिए कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है उसने एक प्रस्ताव पास किया है, राज्यसभा में इम्पीचमेंट का नोटिस आ गया है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव को बुलाया है। और इस मामले पर बात करते हुए मुझे एक फिल्म की याद आती है। हिंदी फिल्म है, आपने भी देखी होगी, सरफरोश। उसमें आमिर खान एसीपी राठौर बने हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच पे हैं। वो राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में आर्म्स स्मगलिंग की खबर आती है और उसके तार मुंबई में जो लोग कुछ बैठे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आर्म्स स्मगलर्स से। उनका किंग पिन की तरह जो वहाँ उनके कांटेक्ट का काम करता है वो मिर्ची सेठ है, मिर्ची का व्यापार करता है। उसके पास आमिर खान जाते हैं और उससे पूछते हैं तो कहता है, ना साहब हमको तो कुछ नहीं मालूम। फिर एसीपी राठौर उनको 4 फोटो दिखाते हैं आर्म्स स्मगलर्स के।
वो कहते हैं ना, मैं तो इनको पहचानता नहीं। तो फिर जवाब आता है कि भाई जिसको पहचानते नहीं उसकी कुंडली बना देते हैं। तो मिर्ची सेठ कहता है कि कुंडली का क्या, कुंडली तो हम आपकी भी बना सकते हैं और कुंडली हम कानून की भी बना सकते हैं। तब एसीपी राठौर कहते हैं कि मिर्ची सेठ, तुम्हारे पास यही समय है, जो बोलना है बोल दो, उसके बाद तुम्हारी कुंडली हम बनाएंगे। तो ये जो जिहादी तत्व हैं, ये जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, जिनको मैं राष्ट्र विरोधी मानता हूँ, ये जो तत्व हैं, इनकी कुंडली अब हिंदू समाज बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी अगुवाई कर रहे हैं। योगी जी ने जिस तरह से खुला समर्थन किया है जस्टिस शेखर यादव का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्यों कह रहा हूं ये? इसलिए नहीं कि उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में बोला, इसलिए नहीं कि उन्होंने सत्य सनातन के बारे में बोला, इसलिए नहीं कि उन्होंने सच बोला। केवल इतनी बात नहीं, देखिए राजनीति में जो लोग हैं वो हर समय इस बात पर नज़र रखते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट दिखे हम, ऐसा न दिखे कि जो है हम किसी एक पक्ष में हैं। तो संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उस संतुलन बनाने में वो सच की कुर्बानी भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन देश में 3 नेताओं को मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। जो सच है, जिस रूप में उनका विश्वास है, जिस रूप में वो उसको मानते हैं, उसी रूप में बोलते हैं। वो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि ये समाज के हित में है कि नहीं, ये सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, और इससे देश और समाज का भला होगा या नहीं। इसके अलावा कोई कसौटी होती नहीं। तो योगी जी ने जिस तरह से समर्थन किया है जस्टिस शेखर यादव का, उससे हिंदुओं का उत्साह बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट का जज ये बोलने की हिम्मत कर सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? साफ कहा कि ये आप मत सोचिएगा कि मैं जज हूं इस नाते बोल रहा हूं, ये बात सच है इसलिए बोल रहा हूं, और ये सही बात भी है, इसमें गलत क्या है? देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हो, इसमें समस्या क्या है? इस पर एतराज क्यों होना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा एतराज ही यही है, जो सबसे बड़ा आरोप है इस सरकार पर, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर, कि ये बहुसंख्यकों की भावना के अनुरूप काम करती है। यानी आरोप क्या है? बहुसंख्यकवाद का, कि देश में बहुसंख्यकवाद चलाया जा रहा है। जब तक अल्पसंख्यकवाद चल रहा था तब तक किसी को कोई एतराज नहीं था। बहुसंख्यकों के अधिकारों का गला घोंटा जा रहा था, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, यहां तक कि अदालत जाने के उनके जो फंडामेंटल राइट है उसको भी छीन लिया गया, ये उपासना स्थल कानून के जरिए। उस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अब बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत से लोग बोलने के लिए तैयार हो गए, और ये सब लोग बिलबिला रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उससे ज़्यादा उनकी बिलबिलाहट का कारण यह है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको मालूम है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोकें। तो वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप सब लोग साथ आइए। जिन लोगों ने इस अल्पसंख्यकवाद का फ़ायदा उठाया, उसमें पले बढ़े, उसका लाभ उठाया, उससे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताई, उन लोगों के लिए अब समय है कि वो उठकर खड़े हों। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास सच्चाई हो, तथ्य हो, तर्क हो, तब तो खड़े होंगे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस बात पर एतराज़ जताता है, रोक लगाता है कि जज को सच नहीं बोलना चाहिए, जो वास्तविकता है उसकी बात नहीं करना चाहिए? क्या ये देश हिंदू बहुसंख्यक नहीं है? क्या इस देश में हिंदू बहुसंख्यक की भावना की कद्र नहीं होनी चाहिए? उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? उसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? भाई सब कुछ तो, जो सबसे बड़ा फैसला 13 जजेस की बेंच का है केशवानंद भारती के केस में, बेसिक स्ट्रक्चर का, उसका फैसला भी तो बहुमत से ही हुआ था, 7 और 6। 7 लोग पक्ष में, 7 जज पक्ष में थे और 6 खिलाफ थे। संसद में जो फैसला होता है वो संख्या के आधार पर ही होता है। जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी बात मानी जाती है।
तो आप कहिए कि ये सब गलत है, आप फिर डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठाइए। फिर आप एक तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करके फासिज्म को लाना चाहते हैं, जिसकी कोशिश नेहरू ने की, जिसकी कोशिश इंदिरा गांधी ने की। 9th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया वो इसी मकसद से था कि सरकार जो फैसला करे, सरकार जो कानून बनाए, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाए, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ही ना हो। यानी हम तय करेंगे कानून क्या होगा, लेकिन उसकी समीक्षा देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हम पिछली तारीख से कानून बदल देंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये कांग्रेस की फिलॉसफी है, जिसका अंत हो रहा है, बल्कि कहें हो गया है। उसके अवशेष बचे हुए हैं, और वो अवशेष जो है वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका समय जा रहा है, तो जितना बच सके उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इसके विरोध में जहां से समर्थन मिले, देश में मिले, देश से बाहर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से मिले जो देश विरोधी हों तो भी फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेरिका का डीप स्टेट दूसरा उदाहरण है। पहली बार भारत सरकार ने अमेरिका के डीप स्टेट के बारे में बोला है, उसको एक तरह से चुनौती दी है। पूरी ताकत लगा दी इस जॉर्ज सोरोस ने और डीप स्टेट ने कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने पाए, देश के रोक नहीं पाया। तो इस देश के लोगों की, यानी बहुसंख्यकों की जो भावना है, उसकी जीत हुई है। ये लगातार 3 बार का जनादेश इस देश के बहुसंख्यकों का जनादेश है। ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो मुस्लिम वोट न मिलने के बावजूद बने हैं, मुस्लिम समर्थन से नहीं बने हैं। तो मुस्लिम वोटों का जो वीटो था वो चल नहीं पाया। हालांकि 2024 के चुनाव में थोड़ा सा आरक्षण के झूठे मुद्दे के कारण उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो चाहे 2024 का जनादेश हो, 2019 का हो, 2014 का हो और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का हो, ये हिंदुत्व का जनादेश है, ये हिंदू जागरण का जनादेश है। हिंदुओं में जागृति आ रही है, ये इस बात का प्रमाण है। और ये इसी बदलते माहौल के कारण जस्टिस शेखर यादव को लगा कि अब ये समय है कि सच बोलना चाहिए। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो लोकप्रियता की रेस में नहीं है। वो जानते हैं और जानते थे कि उनकी इस बात के बाद समस्या होगी, उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन वो सच बोलने की कीमत चुकाने को तैयार है। इसलिए उन्होंने ये बोलने का साहस किया। तो ऐसा साहस करने वालों का सम्मान किया जाना चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए। तो जस्टिस शेखर यादव ने जो कुछ कहा है वो आज के भारत की सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे देश की सच्चाई है। और अगर इस सच्चाई के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो दरअसल देश के साथ धोखा करेंगे। तो अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो उन्होंने जो बात कही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो बात तो हमारे संविधान में लिखी है, वो बात सुप्रीम कोर्ट 3 बार 4 बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है बड़ी स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से कि हम हर हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जिसको नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलर सिविल कोड। इस नामकरण के कारण बहुत से लोगों को परेशानी है। अब सेकुलर सिविल कोड का कैसे विरोध करें? वो तो शरिया का कानून चाहते हैं, वो तो शरिया के समर्थक हैं। और ऐसे लोगों में सबसे आगे हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, ऐसे हिंदू। ये इस देश के लिए चिंता की बात है। मुस्लिम कट्टरपंथियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि खतरा है ऐसे हिंदुओं से जो कट्टरपंथियों से भी आगे जाकर शरिया का समर्थन करना चाहते हैं, जिनको सच जो है वो कड़वा लगता है, बुरा लगता है, उसका विरोध करते हैं।
लेकिन जो झूठ बात कही जाती है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, उस पर उनके मुंह पर ताला लग जाता है। तो आप पहचानिए, फिर बहुत दिन बाद इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शत्रुबोध, कि आपका शत्रु कौन है, मित्र कौन है। शत्रु और मित्र की पहचान अगर नहीं होगी तो सही फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे लोग, हमारे आपके इंडिविजुअल की बात नहीं है, समाज और देश की बात है, समाज हित और देश हित की बात है। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं चाह सकते, ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं चाह सकते। इनके लिए अपना एजेंडा सर्वोपरि है, और जो इस एजेंडे के उनके साथ हो उससे बेहतर उनके लिए, उससे अच्छा उनके लिए कोई नहीं है। और इस समय उनके एजेंडे के साथ सबसे ज़्यादा मजबूती से कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में भी गांधी परिवार। तो गांधी परिवार की मंशा को समझ लीजिए। अभी संसद में जो बहस चल रही है पिछले दिनों से, 2 दिन की बहस लोकसभा में हुई और आज से राज्यसभा में बहस शुरू हुई है कि किस तरह से एक बिना चुनी हुई सरकार, जवाहरलाल नेहरू की 46 में प्रधानमंत्री बने थे और 47 से अप्रैल 1952 तक उन्हें जनादेश नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने संविधान में संशोधन शुरू कर दिया। और संविधान में पहला संशोधन, फिर याद दिला रहा हूं, इस बात के लिए किया गया कि आपकी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला लगा सके। जिन नेहरू को देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर बताया जाता है, ये उनकी करतूत थी। इंदिरा गांधी ने जो किया इमरजेंसी में, वो सबको मालूम है। अफसोस की बात यह है कि नेहरू की इन करतूतों की सजा उनको नहीं मिली। सजा से मेरा मतलब वोट के स्तर पर। इंदिरा गांधी को मिली 77 में, लेकिन जो सजा मिली वो जनता पार्टी की अंदरूनी कलह और आपसी झगड़े ने, वो जितना माहौल बना था, वातावरण बना था, जो परिस्थिति बनी थी, उस सबको खत्म कर दिया और इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। तो देश के हित का काम शुरू होने में और लंबा समय लग गया। और उसके बाद जो सरकारें आई, इंदिरा गांधी की करीब 5 साल की, 5 साल की राजीव गांधी की, उसके बाद 10 साल की मनमोहन सिंह और सोनिया की सरकार, उसने तो इस देश के विरोध में जो जो हो सकता था, जिसकी आप कल्पना कर सकते थे, वो सब किया। आप कल्पना कर सकते हैं किसी देश में बहुसंख्यक समाज के बारे में इस तरह का कानून बनाने की कोशिश हो सकती है कि अगर सांप्रदायिक दंगा होगा तो ये देखे बिना, जांच किए बिना कि कौन दोषी है, किसने शुरू किया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब तय किए बिना पहले से ही मान लिया जाएगा कि जो बहुसंख्यक समाज है वही दोषी है। और बहुसंख्यक समाज ऐसा नहीं कि जहां वो बहुसंख्यक है वहां, जहां वो अल्पसंख्यक है वहां भी दोषी माना जाएगा। कश्मीर में हिंदुओं की आबादी, मैं घाटी की बात कर रहा हूं, मुश्किल से 1% है। अगर वहां सांप्रदायिक दंगा हो जाए तो वहां भी हिंदू ही दोषी ठहराए जाएंगे। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह लाना चाहते थे, जिसमें सफल नहीं हो पाए। तो इससे इनके इरादे के बारे में समझिए, इनके लक्ष्य के बारे में समझिए, और उससे सावधान होने की जरूरत है। अच्छा होगा कि जस्टिस शेखर यादव जैसे और जज सामने आए। उनको जस्टिस शेखर यादव के बयान पर एतराज है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रोहिंटन नरीमन, वो जो कुछ बोल रहे हैं उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। उनका कहना है हिंदू कानून को न मानने वाला समाज है। उन्होंने राम मंदिर पर जो संविधान पीठ का फैसला आया है उसको न्याय का मजाक बताया है। ये वही रोहिंटन नरीमन है, ये मजहब के हिसाब से पारसी है और बचपन में ही पादरी बने थे। इनको इस पर एतराज नहीं है। इनको कांग्रेस की सरकार ने सॉलिसिटर जनरल बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। वो कहते हैं 1984 में जो आंदोलन शुरू किया विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का, वो दरअसल में अत्याचार था और ये मांग तानाशाही वाली थी। और उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि जहां तथाकथित वो बाबरी मस्जिद थी वहीं फिर से मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई। ऐसी सोच वाले लोग इस देश की सर्वोच्च अदालत में जज रह चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो अंदर से कितनी सड़ी और गली है।
इस न्याय व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो इस देश की मूल संस्कृति के विरोधी हैं, जो इस देश की संस्कृति यानी सनातन संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। पॉलिटिशियन ऐसा करें समझ में आता है, उनको वोट चाहिए। न्यायाधीश ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है कि उसके मन में सनातन धर्म के लिए जहर भरा हुआ है और उसका जहर समय समय पर फूटता रहता है। जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब भी फूटा और अब रिटायर होने के बाद और ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है। उनका नकाब हट चुका है, तो उनका असली चेहरा क्या है ये सबके सामने, देश के सामने आ गया है। तो इससे फिर कह रहा हूँ, इस पहचान को बनाए रखिए कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, कौन इस देश की संस्कृति का मित्र है, कौन शत्रु है, कौन इस देश का मित्र है, कौन इस देश का शत्रु है, कौन समाज में समानता लाना चाहता है, सामंजस्य लाना चाहता है, कौन विषमता और जहर फैलाना चाहता है समाज में। इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।